हेलो दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हम 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि 40-40 मिनट के होने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को सही से देखते हो तो आपके 11th की बायो का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं चालू करूँगा एक मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस चैनल का, जो कि डीसी बायो मेंटर के नाम से है। अगर नए आए हो तो प्लीज़ टैप द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय बटन। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी पूरी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। जितने भी हमारी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। तो हमें सेल के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। अब अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो एक साइंटिस्ट थे, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब कि इतना पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कि क्या बताया था कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया था। कौन कौन से किंगडम थे वो? 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये वो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से कि हमें ये 5 किंगडम के अंदर कैसे कैसे सेल प्रेजेंट रहती है, कैसे सर्वाइव करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, सेल इनके अंदर कौन सी टाइप की पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा के बारे में। सबसे पहले सेल जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी मैं आगे बता दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि जो मोनेरा वाला मेंबर है वो एक अकेला मेंबर है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप पाई जाती है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया जितने भी ये मेंबर हैं इन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल टाइप पाई जाती है। मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंगी के अंदर, प्लांटी के अंदर, एनिमेलिया के अंदर, मोनेरा को छोड़कर बाकी सब के अंदर कौन सी सेल टाइप पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल टाइप, और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। ठीक है, अब बात करें हम किसकी? मोनेरा की। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप तो पाया जा रहा है, तो लेकिन मोनेरा के अंदर रहता कौन है? मोनेरा है क्या? मोनेरा एक पूरा घर है। मोनेरा एक पूरा घर है जिसके अंदर मेंबर पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो मोनेरा एक पूरा घर है, किंगडम है, जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। जितने भी अर्थ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो सारे मोनेरा वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मोनेरा का जो अकेला मतलब कि सोल मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि मोनेरा के अंदर क्या पाया था। हमने बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और मोनेरा के अंदर, मोनेरा एक पूरा घर है, मोनेरा के अंदर एक अकेला मेंबर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरिया। कोई सा भी बैक्टीरिया हो वो हमेशा किस घर के अंदर पाया जाएगा? मोनेरा के अंदर। और मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के अलावा कभी कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं मोनेरा के कुछ पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले जो मोनेरा होता है उसके अंदर सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप पाई जाती है, सेल टाइप पाई जाती है। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, या मैं बोलूं कि हमें कहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल मिली है या फिर हमें कहीं पर बैक्टीरिया मिला है, एक ही बात है, क्योंकि बैक्टीरिया के ही अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जा रही है और प्रोकैरियोटिक सेल ही क्या है? बैक्टीरिया है। क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल का आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि होता कैसे है प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक तो आउटर वाली, फिर मिडल वाली, फिर इनर वाली। जो बाहर वाली लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर लेयर होती है, या फिर बैक्टीरिया के ऊपर लेयर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो हमेशा ना ही ग्लाइकोकैलिक्स ये सारे स्ट्रक्चर बनाती, ना ही सेल वॉल बनाती। जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अंदर की साइड में मर्ज हो जाती है। तो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर की साइड में ऐसा स्ट्रक्चर ले रही है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीसोसोम। यहाँ पे ऐसी इनफोल्डिंग हो रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। ठीक है। यहाँ पर जो 2 टाइप की, सबसे पहले हर बैक्टीरिया के अंदर, या फिर मैं बोल सकता हूँ हर बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए तो होगा ही होगा, जो कि उसके सारे के सारे जो फंक्शन होंगे इसे कंट्रोल कर रहा होगा। जिस डीएनए को हम बोलते हैं क्या? जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं इस डीएनए को हम? इस डीएनए को हम बोलेंगे जीनोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे? जीनोमिक डीएनए बोलेंगे। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और डीएनए पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वाले डीएनए को इसके क्रोमोसोम से कोई भी मतलब नहीं है, तो इस वाले को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या? एक प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ये प्रेजेंट है राइबोसोम। इनको बोलते हैं पिलाई, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है। क्लियर? और यहाँ पे और क्या रह गया है? और हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या प्रेजेंट है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी। तो अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया। हमारी पूरी अर्थ पर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, सिंपल। बैक्टीरिया पाया जाता है मोनेरा के अंदर, सिंपल। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम यह रहा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। उसके अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की साइड में मुड़कर इनफोल्डिंग करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है। या फिर वो इनफोल्डिंग हो सकती है, या फिर वो एक्सट्रक्शन हो सकती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है उससे बाहर निकलना। ठीक है। मतलब ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल से भी बाहर निकलना, बाहर की साइड में निकलना।
ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे बाहर वाली आउटर लेयर की, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, बीच वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की वजह से और एक्सटेंशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि बताया हम, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इसको बोलते हैं फिम्ब्री, इसको बोलते हैं प्लाई। यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलता है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसके अंदर दो टाइप के डीएनए पाए जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। एक डीएनए को बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। जो डीएनए जो होता है जीनोमिक डीएनए, वो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पाया जा रहा है प्लाज्मिड डीएनए, जो कि किसी बैक्टीरिया में हो भी सकता है, किसी भी बैक्टीरिया में नहीं हो सकता, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टोर करने के लिए कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी सारे फंक्शन मैंने सारी चीजें जो लिखवाई हैं, स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और फिर देखते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम को आप नोट कर लीजिए सारा, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जो लेयर है वो कहलाती है कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसका मतलब ये कवरिंग है, कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और ये कैसी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग। कौन सी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब कि सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो किससे बना रहता है, ग्लूकोज से। किससे बना रहता है, ग्लूकोज से। या फिर ग्लूकोज हमारा क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। क्या है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेटिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता दिया। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे वाली बाहर वाली लेयर होती है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ना क्या है हमें, ये सारे पढ़ने। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये बनी किसकी रहती है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। हम कह सकते हैं इसका कैसा नेचर है, कार्बोहाइड्रेटिक नेचर है। कैसा नेचर है, कार्बोहाइड्रेटिक नेचर है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो टाइप की पाई जाती है, या तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एकदम मोटी परत पाई जा रही है ग्लाइकोकैलिक्स की, या फिर वो ऐसी पाई जाएगी, ऐसी देखो, ऐसी शैडो फॉर्म में, मतलब कि जेल की फॉर्म में, एकदम चिपचिपी पदार्थ में, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में दो टाइप की पाई जाती है, या तो एकदम थिक या फिर एकदम चिपचिपी, ठीक है। अगर वो थिक पाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। अगर वो चिपचिपी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कैप्सूल, एक होता है स्लाइम लेयर। वो बताने वाला हूं। ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कैप्सूल, एक होता है स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होता है वो होता है हार्ड और थिक। जैसे कि मैं बताऊं, ये मेरी बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर वाली क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये वाली जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कौन सी है, कैप्सूल वाली। कौन सी है, कैप्सूल वाली। क्योंकि ये कैसी है, ये हार्ड है और थिक है। कैसी है, हार्ड और थिक, हार्ड थिक, ठीक है। और ये वाला जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है कैप्सूल वाला, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है किसी भी होस्ट को डिजीज कॉज करने की। किसी को अगर बैक्टीरिया अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो वो कैप्सूल के मदद से डिजीज उसे कॉज कर सकता है, क्योंकि कैप्सूल के पास, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का टाइप है, उसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है। ठीक है, क्या है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। क्लियर, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है। स्लाइम लेयर की बात करें तो ये बन गई भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या बन गई, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये बनी हमारी सेल वॉल। इसके ऊपर ये बन रही है हमारी क्या, स्लाइम लेयर, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का टाइप है। ठीक है, ये स्लाइम लेयर एकदम चिपचिपी। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लूज और स्टिकी नेचर है इसका। कैसा है,
लूज और स्टिकी नेचर है। फर्स्ट पॉइंट जो हुआ। दूसरा, इसका काम क्या है स्लाइम लेयर का? स्लाइम लेयर का काम है बैक्टीरिया को कैसा रखना? वेट रखना। वेट रखना, क्या रखना? वेट रखना। प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, इसको हम बोल सकते हैं प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। मतलब कि ये क्या करता है? बैक्टीरिया को पानी की कमी नहीं होने देता। बैक्टीरिया को पानी की कमी नहीं होने देता। तो हमने क्या पढ़ा है? प्रोकैरियोटिक सेल देख ली। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ये मैं बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, जितने भी हम बैक्टीरिया के बारे में बता सकते हैं, जितना भी हम बैक्टीरिया के बारे में बता सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाई पाई जाती है, फिमरी पाई जाती है, म्यूकोसा पाई जाती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल है क्या? कुछ भी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल। एक बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल है। सिंपल। पूरे अर्थ के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है तो वो बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती है। इसका डायग्राम मैंने बता दिया है आपको। ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसकी सबसे जो बाहर वाली लेयर थी इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे थे, उसके बारे में बता दिया है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग है प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग कवर करती है। और इसका नेचर कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट नेचर होता है, ग्लूकोज की बनी होती है। ये दो टाइप की होती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर मोटी है तो कैप्सूल, अगर चिपचिपी है तो स्लाइम। कैप्सूल होगी तो उसके अंदर डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होगी। अगर स्लाइम लेयर होगा तो वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है डेसिकेशन, मतलब पानी की कमी से उसे बचाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अब हम कौन सी लेयर पढ़ने वाले हैं? जल्दी बताओ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। कौन सी लेयर पढ़ने वाले हैं? सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। कौन सी? सेल वॉल। इसे नोट कर लो। अब हम देखने वाले हैं कौन सी वाली लेयर, कहां पर है? दिख रही है किसी को? ये वाली क्लियर हुई ग्लाइकोकैलिक्स। अब पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की जितने भी 5 किंगडम मैंने बताए थे आपको भी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन पांचों की सेल वॉल किससे बनी रहती है? पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, हो गए 5। मोनेरा की सेल वॉल बनी रहती है एक सब्सटेंस से जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। कौन सा सब्सटेंस है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। जिससे कि मोनेरा की सेल वॉल बनी रहती है। जब मैं मोनेरा की बोलूँ या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की बोलूँ, एक बात है, किसकी बनी रहती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। किसका? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है, मिक्सचर इसे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, कुछ के अंदर नहीं पाई जाती, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंगी की सेल वॉल बनी रहती है किसकी? काइटिन की। किसकी बनी रहती है? काइटिन की। प्लांटी की सेल वॉल किसकी बनी रहती है? सबको पता है, किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। और एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, ये मैं पढ़नी ही नहीं है। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, इसके हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। फंगी के अंदर सेल वॉल बनी रहती है काइटिन की। प्लांटी के अंदर सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज की। और एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। इसे आप नोट करो। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आप लोग जवाब देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, इन मोनेरा, प्लांटी, फंगी, all have cell wall। स्टेटमेंट सेकंड है, both प्लांटी एंड मोनेरा both plantae and monera cell wall is made up of
सेलुलोज। स्टेटमेंट पहला सही है या फिर स्टेटमेंट दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है या फिर पहला गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। स्टेटमेंट सही से पढ़िए और बताइए। मोनेरा प्लांटी फंगी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, सही है या गलत है? प्लांटी और मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी है, सही है या गलत है? सीधी सी बात है, मोनेरा प्लांटी फंगी, मोनेरा के अंदर सेल वॉल बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन की, प्लांट के अंदर बनी रहती है सेलुलोज की, फंगी के अंदर बनी रहती है काइटिन की। तो इन तीनों के अंदर सेल वॉल पाई जा रही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है बोथ प्लांटी मोनेरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांटी की सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी रहती है, बट मोनेरा की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, और पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर। ठीक है, तो हम ये वाली बात गलत कह सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है प्लांटी और मोनेरा दोनों की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। ठीक है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट इज ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ओके, समझ आई नहीं आई? अब इसके बाद देखते हैं, हमने सेल वॉल देख ली, सेल वॉल बनी तो है इन सारी चीजों की जो मैंने बताया, और जितने भी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए ना उनको 5 किंगडम में डिवाइड करने के बाद मैंने सबकी सेल वॉल बता दी कि एनिमलिया के अंदर पाई नहीं जाती और इन सब के अंदर पाई जाती है, इसकी बनी होती है। अब हम देखते हैं इस सेल वॉल का उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम क्या है। ठीक है, क्या काम है? सबसे पहले इस सेल वॉल का काम है कि उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, एक शेप प्रोवाइड कराना, मतलब कि उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। सेल वॉल का काम है उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। और इसका काम क्या है? उसको पिचकने से रोकना, कोलैप्सिंग, मतलब कोई भी बैक्टीरिया की सेल क्या करे, कोई भी बैक्टीरिया की सेल हो वो क्या करे? पिचक ना जाए, इसलिए उसे पिचकने से भी क्या करती है? रोकती है, प्रिवेंट करती है क्या? कोलैप्सिंग। अब वो अंदर से कोई प्रेशर पड़े और बैक्टीरिया की सेल फट ना जाए तो क्या करती है? प्रिवेंट करती है, किससे? बस्टिंग से, फटने से भी रोकती है। तो इसके यही काम आपको ध्यान रखने हैं कि प्रिवेंट करती है क्या? कोलैप्सिंग, प्रिवेंट करती है क्या? बस्टिंग, और प्रोवाइड करती है क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, सेल वॉल इन बैक्टीरिया। प्रोवाइड शेप टू सेल, दूसरा प्रिवेंट बस्टिंग, तीसरा यहाँ पर हम बस्टिंग की जगह लिख सकते हैं ऑस्मोटिक बस्टिंग। ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि अंदर से सॉल्यूशन, कोई बाहर की साइड में कोई भी साइटोप्लाज्म हो या कुछ भी हो, उसके अंदर से उसके प्रेशर की वजह से जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है उसके प्रेशर की वजह से सेल फट ना जाए, उसे बोलते हैं हम ऑस्मोटिक बस्टिंग। ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग मतलब कि पिचकना। ओके, ये सारी चीजें नोट करो। और नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल बैक्टीरिया। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, किसी को पता नहीं होती। ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सबके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और दूसरी बात माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा अनअफेक्टेड बाय पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि क्या करती है, मतलब कि बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा तो इससे अनअफेक्ट रहता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल पर ही अफेक्ट करती है, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है नहीं है, तो इसीलिए माइकोप्लाज्मा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे ज़्यादा अनअफेक्टेड होता है, किससे, पेनिसिलिन से, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, माइकोप्लाज्मा होता है इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कंप्लीट तरीके से एब्सेंट होती है। और बताऊं इसके बारे में कि जो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यही है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या करता है, अपनी शेप भी चेंज करते रहता है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, पपलो भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा के मैंने पॉइंट बता दिए यहाँ पे, ठीक है, नोट डाल लिख लेना। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पपलो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं ऊपर लिख देता हूं पपलो की, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर, नोट करो जल्दी। अभी हम यहीं तक देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, ठीक है। उसमें पहले आप मुझे, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पर डीसी बायोमेंटर पर, मुझे ये बताइए जो आपको समझ में आया नहीं आया। इसके बाद मैं यही सीरीज मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं 5 लेक्चर में कंप्लीट करा देता हूँ पूरा चैप्टर, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो आप कि चैप्टर होगा नहीं होगा, अच्छे तरीके से होगा। बस आप मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कीप स्टडी एंड ऑल द बेस्ट।